नमस्कार दोस्तों। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोधुली गद्य खंड का दूसरा चैप्टर, जिसका नाम है विष के दांत। और इसके जो लेखक है वो नलिन बिलोचन शर्मा है। तो सबसे पहले हम नलिन बिलोचन शर्मा के बारे में जान लेते हैं। तो नलिन बिलोचन शर्मा का जन्म 18 फरवरी 1916 ईस्वी को पटना के बदरघाट में हुआ था और ये जन्म से ही भोजपुरी भाषी थे। इसके पिताजी का नाम पंडित रामावतार शर्मा है, जो दर्शन और संस्कृत के प्रख्यात विद्वान थे। इसके माताजी का नाम रत्नावती शर्मा है। नलिन बिलोचन शर्मा ने स्कूल की पढ़ाई पटना कॉलेजिएट स्कूल से की है और बाद में इन्होंने पटना विश्वविद्यालय से संस्कृत और हिंदी में एमए किया। नलिन बिलोचन शर्मा हर प्रसाद दास जैन कॉलेज आरा, रांची विश्वविद्यालय और पटना विश्वविद्यालय में प्राध्यापक यानी कि प्रोफेसर के पद पर रह चुके हैं। इसके अलावा सन 1959 ईस्वी में वे पटना विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के अध्यक्ष बने और मृत्यु पर्यंत यानी कि जब तक वो जिंदा रहे तब तक वो इस पद पर बने रहे। नलिन बिलोचन शर्मा की मृत्यु 12 सितंबर 1961 ईस्वी को हुई थी। नलिन बिलोचन शर्मा की कई रचनाएं हैं, जैसे कि दृष्टिकोण, साहित्य का इतिहास दर्शन, मानदंड, हिंदी उपन्यास विशेषतः प्रेमचंद्र, साहित्य तत्व और आलोचना, विष के दांत और 17 असंग्रहित पूर्व छोटी कहानियां। इसके अलावा नकेन के प्रपद्य, नकेन 2, सदल मिश्र ग्रंथावली, अयोध्या प्रसाद खत्री स्मारक ग्रंथ और संत परंपरा और साहित्य, ये सब इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। तो अब हम इस कहानी को समझते हैं, लेकिन उससे पहले हम इस कहानी के किरदारों को समझ लेते हैं। तो ये कहानी दो परिवारों के बीच की है, अमीर परिवार और गरीब परिवार। जो अमीर परिवार है उसमें सेन साहब है, जो कि एक फैक्ट्री के मालिक हैं। सेन साहब की पत्नी है सेन साहिबा। सेन साहब की 5 बेटियां हैं, जिसका नाम है सीमा, रजनी, आलो, शेफाली और आरती। इसके अलावा सेन साहब का एक बेटा भी है, जिसका नाम है कासू, लेकिन प्यार से सब इसे खोखा बुलाते हैं। अब इस कहानी का जो गरीब परिवार है उसमें गिरधर लाल है, जो कि सेन साहब के फैक्ट्री में काम करते हैं किरानी के तौर पर। इसके अलावा गिरधर लाल की पत्नी है और उसका एक बेटा भी है, जिसका नाम है मदन। तो अब हम कहानी की तरफ बढ़ते हैं। तो सेन साहब के पास एक काले रंग की चमचमाती कार थी। कार की चमक ऐसी थी कि मानो उसमें मुंह दिख जाए। सेन साहब को इस कार पर बहुत नाज है। कार बिल्कुल नई मॉडल की है और 7,500 रुपये में आई हुई है। अगर इस कार पर एक भी दाग धब्बा आ जाए तो क्लीनर और ड्राइवर की खैर नहीं। इसीलिए सेन साहिबा की सख्त चेतावनी थी कि खोखा खोखे यानी कि उसके बेटा बेटी गाड़ी के आसपास भी नहीं जाए। गाड़ी को लड़कियों से कोई खतरा नहीं था, क्योंकि 5 लड़कियां बड़ी सुशील, तहजीब और तमीज की जीती जागती मूर्त थी। वो किसी चीजों को तोड़ती फोड़ती नहीं थी। सेन साहब और सेन साहिबा ने अपने 5 बेटियों को क्या करना है वो सिखाया हो या नहीं, लेकिन क्या नहीं करना है वो जरूर सिखा रखा था। लड़कियां दौड़ती थी, खेलती थी, मुस्कुराती भी थी, लेकिन सोसाइटी के किसी इंसान ने उन 5 लड़कियों को जोर से हंसते हुए आज तक नहीं सुना था। आप लोग बोल सकते हो कि 5 लड़कियां कठपुतलियां हैं और उसके माता पिता को इस बात पर बहुत गर्व है। तो कुल मिलाकर अगर बात किया जाए तो गाड़ी को लड़कियों से कोई खतरा नहीं था, लेकिन खोखा से है, क्योंकि खोखा सेन साहब का इकलौता बेटा है, जो सबसे छोटा भी है। खोखा ना उम्मीद बुढ़ापे की आंखों का तारा है, क्योंकि खोखा ने तब जन्म लिया था जब सेन साहब और सेन साहिबा को उम्मीद ही नहीं थी कि अब बेटा भी होगा, क्योंकि इनसे पहले सिर्फ उनकी 5 बेटियां ही हुई थी। और जो खोखा है वो जीवन के नियम का अपवाद था, क्योंकि घर में उसको जो भी करने को नहीं बोला जाता था वो वही करता था। 5 बेटियों के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था थी और खोखा के लिए अलग शिक्षा की व्यवस्था थी। सेन साहब खोखा को इंजीनियर या बिजनेसमैन बनाना चाहते थे, लेकिन सेन साहब खोखा को कभी स्कूल नहीं भेजते थे, क्योंकि उनको लगता था कि आजकल की पढ़ाई फिजूल है। इसीलिए सेन साहब अपने कारखाने से बढ़ई मिस्त्री को अपने घर पर 1-2 घंटा के लिए बुलाते थे, ताकि खोखा उनके साथ रहकर कुछ सीख पाए, क्योंकि सेन साहब को लगता था कि बच्चे की उंगलियां अभी से औजारों पे वाकिफ हो जाएगी तो अच्छा रहेगा। अब एक दिन की बात है, सेन साहब की काले रंग की कार घर के बाहर खड़ी थी। मदन ने उस कार को देखा तो उसे छूना चाहा, तभी ड्राइवर ने उसे धक्का दे दिया। मदन जमीन पर गिर गया और उसे चोट लग गया। चोट लगने की वजह से मदन का बायां घुटना छिल गया और खून निकलने लगा। गुस्से में आकर मदन उछल उछल कर ड्राइवर का कॉलर पकड़ने की कोशिश कर रहा था, और जो मदन की माँ थी वो मदन को रोकने की कोशिश कर रही थी और साथ ही साथ ड्राइवर से उलझ भी रही थी। शोर शराबा सुनने के बाद सेन साहब घर से बाहर आते हैं। सेन साहब को देखते ही मदन की माँ चुप हो जाती है। तभी ड्राइवर ने वहां पर जितना कुछ हुआ था वो सब सेन साहब को बता देता है। तभी सेन साहब कठोर आवाज में कहते हैं, मदन की माँ, मदन को यहाँ से ले जाओ।
और देखना आगे से वह फिर ऐसी हरकतें ना करे। मदन की माँ मदन को वहां से लेकर चली जाती है। तभी जो खोखा था वो गाड़ी के पीछे वाली लाइट को फोड़कर चकनाचूर कर देता है। सेन साहब ये देखते हैं और खोखा को गोद में उठाकर मुस्कुराते हुए डांटते हैं। फिर उसे गोद से नीचे उतारकर घर के अंदर चले जाते हैं और अपने नौकर को मदन के पिता गिरधर लाल को फैक्ट्री से बुला लाने का हुक्म देते हैं। गिरधर लाल आता है और सेन साहब के सामने झुककर खड़ा हो जाता है, जैसे कि मानो वो एक कैदी है। फिर सेन साहब गिरधर से कहते हैं, देखो गिरधर, मदन को आजकल बहुत शौक हो गया है। मैं तुम्हारी और उसकी भलाई चाहता हूँ। गाड़ी को गंदा किया वो अलग, मना करने पर ड्राइवर को मारने दौड़ा वो अलग, और मेरे सामने भी डरने के बदले उसकी ओर झपटता रहा। ऐसे ही लड़के आगे चलकर गुंडे, चोर और डाकू बनते हैं। उसकी हालत क्या होती है तुम तो जानते ही हो। मदन को संभालने की कोशिश करो, फिर ऐसी बात हुई तो अच्छा नहीं होगा। इतना कहने के बाद सेन साहब ने गिरधर लाल को जाने को बोला। रात के समय जब गिरधर लाल घर पहुंचा तो उसने मदन को बहुत पीटा, जिससे मदन बहुत तेज चीख चीख कर रो रहा था। मदन की चीखें सेन साहब के कमरे तक पहुंच रही थी और सेन साहब मदन की चीखें सुनकर बोलते हैं, गिरधर खुद समझदार आदमी है। तभी सेन साहिबा बोलती है, कमबख्त कैसा कौवे की तरह चिल्ला रहा है, भिखमंगा कहीं का, खोखा की बराबरी करता फिरता है। कुछ देर बाद मदन का रोना बंद हो जाता है और सारे लोग सो जाते हैं। लेकिन अब बात दूसरे दिन की है। शाम का समय था। जो खोखा था वो खेलते कूदते बगल वाली गली में पहुंच जाता है। वहां पर मदन और कुछ लड़के लट्टू नचा रहा था। ये देखने के बाद खोखा का भी मन लट्टू नचाने का हो रहा था। तो आदत से लाचार खोखा ने बड़े रोब के साथ मदन को कहा, हमको लट्टू दो, हम भी खेलेगा। खोखा से बाकी बच्चों को कोई परेशानी नहीं थी, लेकिन मदन को था। इसीलिए मदन ने खोखा को कहा, अबे भाग जा यहाँ से, बड़ा आया लट्टू खेलने वाला, लट्टू है भी तेरे पास, जा अपने बाप की कार पर जाकर बैठ। ये सब सुनने के बाद खोखा को गुस्सा आया और उसने मदन को एक घूंसा मार दिया। मदन भी कहाँ रुकने वाला था, वो भी खोखा को मारने लगा और खोखा के आगे के 2 दांत तोड़ दिए। 1 मिनट बाद ही खोखा रोते हुए अपने घर की तरफ भाग गया। लड़ाई खत्म होने के बाद सभी लड़के अपने अपने घर चले गए, लेकिन मदन घर नहीं लौटा, क्योंकि उनको डर था कि घर जाऊंगा तो बहुत ज्यादा मार पड़ेगी। लेकिन मदन जाता भी तो कहाँ, वो 8-9 बजे तक इधर उधर घूमता रहा और जब उसे भूख लगी तो गली के पीछे वाले दरवाजे से धीरे धीरे घर में घुसा। मदन पहले रसोई घर में घुसा और भर पेट खाना खाया। मदन के मम्मी पापा सोने वाले कमरे में थे और कुछ बात कर रहे थे। तो मदन खाना खाने के बाद दरवाजे के पास जाकर अपने मम्मी पापा की बात सुनने लगा और पता चला कि सेन साहब ने मदन के पिताजी गिरधर लाल को काम से निकाल दिया है और घर खाली करने को कहा है। अब मदन दबे पांव सोने के लिए बरामदे पे रखे चारपाई की तरफ चला तो अंधेरे में उसका पैर एक लोटे से टकरा गया। लोटे की आवाज सुनकर मदन के मम्मी पापा बाहर आए। मदन चौंक गया और पीछे घूमा। अपने पिता को देखकर मदन मार खाने के लिए छाती को दोनों हाथों से बांधकर खड़ा हो गया। मदन अक्सर अपने पिता के हाथों पीटता था, बहुत पीटने पर रोता भी था, मगर बहादुरी के साथ। गिरधर लाल मदन की ओर बढ़ता है और मदन को अपने गोद में उठा लेता है। मदन हक्का बक्का अपने पिता को देख रहा था। उसे याद नहीं था कि उसके पिता ने कब उसे प्यार किया था। गिरधर लाल मदन से कहता है, शाबाश बेटा, एक तेरा बाप है जो सेन परिवार के सामने कुछ नहीं बोल पाता है, और एक तू है, तूने तो खोखा के 2-2 दांत तोड़ डाले। ये कहते हुए गिरधर लाल हंसने लगता है। तो ये कहानी यहाँ पर खत्म हो जाती है और साथ में ये चैप्टर भी यहीं पर खत्म हो जाता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक कर दीजिए, एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दो यार। और हाँ यार, जितना से जितना हो सके इस वीडियो को शेयर करो, क्योंकि बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है वीडियो बनाने में। और हाँ, अगला वीडियो आपको किस चैप्टर पर चाहिए आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। चैप्टर का नाम लिख देना यार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।